पृथ्वी झुकी हुई धुरी के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है। ठीक है, तो एक तो धुरी झुकी हुई है, दूसरा परिक्रमण करती है। इस कारण से पृथ्वी से अगर देखा जाए, पृथ्वी से इस चीज का अवलोकन किया जाए तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि सूर्य की जो लंबवत स्थिति है वो बदलती रहती है। ठीक है, कैसे बदलती रहती है? जैसे ये हो गई आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसकी जो सतह है वो पृथ्वी की धुरी से लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। जैसे मैंने कहा ये विषुवत रेखा है, तो धुरी इस तरीके से होगी। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इसका जो तल है, इसकी जो सतह है और पृथ्वी की जो घूर्णन धुरी है, उसके बीच में क्या एंगल होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। तो ये 0 डिग्री हो गया। दो और मुख्य अक्षांश हैं, एक 23.5 डिग्री उत्तर, इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और दूसरा 23.5 दक्षिण, इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया सूर्य की जो लंबवत स्थिति है वो एक जैसी रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। कभी कभी सूर्य जो है वो किसके ऊपर स्थित होता है? कर्क रेखा पे स्थित होता है। मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति बोल दो या अयनान, बताया था ये। उत्तरायण तो बोलते ही है। उत्तरायण मतलब होता है कि उत्तर की तरफ बढ़ना। ठीक है ना, उत्तर की तरफ जब उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाए उसे उत्तरायण बोलेंगे, और दक्षिण की तरफ जाए तो दक्षिणायन बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रीष्म संक्रांति और ग्रीष्म अयनान। अब देखो, अगर सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत है तो सूर्य का जो प्रकाश वृत्त है, प्रकाश वाला क्षेत्र है, वो यहां से लेकर यहां तक आएगा। चूंकि सूर्य की लंबवत स्थिति जो है वो कर्क रेखा पे है, इसीलिए सूर्य का जो प्रकाश वृत्त है वो पृथ्वी को इस तरीके से ढकेगा कि नहीं? इसको सही करते हैं। जो प्रकाश वृत्त है वो पृथ्वी को कुछ इस तरीके से ढकेगा। ये वाला क्षेत्र जो है वो किसके अंतर्गत होगा? प्रकाश। यहां प्रकाश पड़ेगा और इस वाले क्षेत्र में प्रकाश नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश का वृत्त हो गया। आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि इस स्थिति में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं तब उत्तरी ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश मिलता है, मतलब दिन होगा और रात। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे क्या है? रात है। पहली बात। दूसरा, अगर आप विषुवत रेखा देखो तो उसका आधा हिस्सा प्रकाश में, आधा हिस्सा, इसका मतलब है कि ग्रीष्म अयनांत के दौरान विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई बराबर होगी। लेकिन जो गैर विषुवतीय अक्षांश हैं, अन्य अक्षांश हैं, उनमें आप देखिए कि दिन और रात की लंबाई में अंतर होगा। उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा, रात। दक्षिणी गोलार्ध में, ये डायग्राम बिल्कुल सही से उस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, एक और बात, एक अक्षांश के बाद आप देखेंगे रात होगी नहीं। हाँ या ना? आप इसके उत्तर में कोई भी अक्षांश ले लो, वहां रात, और दक्षिण में एक अक्षांश के बाद दिन नहीं होगा। हाँ या ना? इन अक्षांशों को बोलते हैं
आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, आर्कटिक सर्कल हो गया, ये अंटार्कटिक। इसका जो अक्षांश क्या हुआ, 66.5 डिग्री उत्तर। और ये क्या हो गया, ठीक है। 2 साल पहले यूपीएससी ने यही सवाल पूछ दिया प्रीलिम्स में। देखो क्या सवाल था, निम्न में से कौन सा कथन 21 जून के लिए सही है। ये जो स्थिति है ग्रीष्म अयनांत, ये कब होता है, 21 जून को होता है। तो 21 जून के लिए क्या क्या कथन सत्य हैं, ध्यान सुनना। आर्कटिक वृत्त पर सूर्यास्त नहीं होगा, सही है। अंटार्कटिक वृत्त पर सूर्योदय नहीं होगा। विषुवत रेखा पर दिन और रात की जो लंबाई है वो बराबर होगी। उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा, रात, जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे दिन लंबा होता चला जाएगा रात, और आर्कटिक वृत्त के उत्तर में रात होगी नहीं, मतलब सूर्यास्त नहीं होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में उसका उल्टा होगा, रात लंबी होती चली जाएगी और अंटार्कटिक वृत्त पे और उसके दक्षिण में रात ही रात रहेगी, कोई दिन नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस डायग्राम से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस डायग्राम से आप 10 से 15 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, जो पूछ चुके हैं वो दोबारा नहीं पूछेंगे, बस ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है ना कि हाँ भाई उत्तरी गोलार्ध पे सन लंबवत है, दक्षिण, ये सब पूछने ये 90s में पूछते थे। ठीक है ना। अब ये जो स्टेट परीक्षा है ना उस लेवल पे आ गए ये सब चीजें। आईएएस जो यूपीएससी वाला एग्जाम है उसमें थोड़ा सा नया बात पूछेंगे। जैसे नहीं मैथ्स में आप फॉर्मूला पढ़ते हो, न्यूमेरिकल उसके हजारों बन जाते हैं कि नहीं, तो ऐसे भूगोल में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अवधारणा पढ़नी है, उससे कई सारे सवाल निकाल निकाल के सोचना है ना, एनालिसिस करनी है। अब लोग क्या कहते हैं उसको, विश्लेषण करना है। ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो ये आपका हो गया 21 जून की स्थिति। अब 21 जून के बाद क्या होता है कि सूर्य दक्षिण की ओर संचरित होता है और जुलाई, अगस्त, सितंबर, किस महीने में, सितंबर महीने में सूरज विषुवत रेखा पे लंबवत होता है। कहां लंबवत होता है, और जब विषुवत रेखा पे लंबवत होगा तो प्रकाश जो है वो कुछ इस तरीके से पड़ेगा, ये प्रकाश का वृत्त होगा। इस स्थिति में सूर्य कहां पे लंबवत है, विषुवत रेखा पे, और दक्षिण की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ दक्षिणायन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं ऑटम विषुव, या कभी कभी इसे बोलते हैं शरद विषुव। क्या बोलते हैं, शरद विषुव भी बोलते हैं। ठीक है, ऑटम या फिर शरद। ये उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि यूरोप वालों ने नाम दिए, और यूरोप कहां है, तो यूरोप में उत्तरी गोलार्ध की जलवायु के हिसाब से नामकरण कर दिया, लेकिन दक्षिण के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ग्रीष्म संक्रांति बोला, बट ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होगी। ठीक है, लेकिन ग्रीष्म अयनांत एक ही होगा। ये नहीं आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीष्म, मैंने कई जगह देखा कि वहां लिख दिया ऑस्ट्रेलिया का ग्रीष्म अयनांत ऐसे होता है, ये गलत है। ग्रीष्म अयनांत एक ही है, 21 जून। ये अलग बात है कि ग्रीष्म अयनांत में ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होगी और शरद शीत ऋतु कहां होगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगी। ठीक है, तो ये प्रकाश वृत्त कब पड़ेगा, शरद विषुव के टाइम पे, जो कि 23 सितंबर को देखने को मिलता है। किस तारीख को, 22 से 23 सितंबर को आपको यह मिलता है, ऑटम विषुव या शरद विषुव। अब देखो इसको विषुव बोल, इक्वेटर नहीं, इक्वी मतलब बराबर होता है और नॉक्स मतलब नाइट। आप देखें हर अक्षांश पे रात और दिन की लंबाई बराबर होगी कि नहीं,
देखो बाकी इस स्थिति में क्या लगाया था, केवल विषुवत रेखा पर रात दिन बराबर थे, लेकिन इस स्थिति में हर अक्षांश पे रात और दिन की लंबाई बराबर है, क्योंकि प्रकाश वृत्त हर अक्षांश को दो भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। समझ गए? एक और बात, एक और बात, यह हो गया 23 सितंबर। 24 सितंबर को क्या होगा, प्रकाश उत्तरी ध्रुव से दूर हट जाएगा, हां या ना, और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर आ जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि सूर्य किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ। इसका मतलब है 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिन खत्म हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दिन शुरू हो जाता है। मतलब अगले 6 महीने तक, इस तारीख के बाद अगले 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पे रात रहेगी, क्योंकि सूरज कहां रहेगा, विषुवत रेखा के दक्षिण रहेगा। तो उत्तरी ध्रुव पे अगले 6 महीने तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक उत्तरी ध्रुव पे क्या रहेगा, रात रहेगी, और दक्षिणी ध्रुव पे क्या रहेगा, दिन रहेगा। ठीक है? तो अगर बोल दें आपसे कि 23 सितंबर या 23 सितंबर दक्षिणी ध्रुव के दिन की शुरुआत है और उत्तरी ध्रुव के दिन का अंत है, सही है या गलत है? ठीक है ना? तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है विषुव के बारे में, इक्विनॉक्स के बारे में। एक तो हर अक्षांश पे दिन और रात की लंबाई बराबर है, और दूसरा इस दिन यहां उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिन खत्म होता है और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दिन शुरू होता है। 2 ऋतुएं हो गई। तीसरा, सितंबर के बाद जो सूर्य है उसकी लंबवत स्थिति दक्षिणी गोलार्ध पे है। सूर्य का दक्षिणी जो संचलन है वो चालू रहता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में सन या सूरज किसके ऊपर है लंबवत, मकर रेखा पे, और इस स्थिति में जो प्रकाश है सूर्य का वो इस तरीके से पड़ेगा, यहां पड़ेगा, इस तरीके से पड़ेगा। अब देखो, जो भी मैंने ग्रीष्म संक्रांति में बताया उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि नहीं। अब क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों में क्या नहीं होगा, सूर्यास्त नहीं होगा या रात नहीं होगी, और उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों में सूर्योदय नहीं होगा या दिन नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन एक समानता, अगर पूछ दिया जाए कि ग्रीष्म अयनांत, और इसको बोलते हैं शीत अयनांत, क्या बोलते हैं इसको, शीत अयनांत या शीत संक्रांति। ठीक है, शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत में समानता क्या है बताओ। विषुवत रेखा पे दोनों ही ऋतुओं में दिन और रात की लंबाई बराबर रहती, बाकी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। ठीक है ना, बाकी एक दूसरे से उल्टे हैं। हम कुल मिला के कह सकते हैं विषुवत रेखा पर, आप देखो तीनों पिक्चर देख लो, विषुवत रेखा पर कोई भी ऋतु हो दिन और रात की लंबाई बराबर रहती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई ऋतुओं पर निर्भर नहीं करती। तो सूर्य की जो लंबवत स्थिति है या कोणीय स्थिति है उसमें जो बदलाव होते हैं उनके कारण ऋतुएं घटित होती हैं, मानते हो? जब सूर्य की लंबवत स्थिति कर्क रेखा पर है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी, और वहीं जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ती। ठीक है, इसके बाद ये 23 सितंबर के बाद सूर्य का जो दक्षिणी संचलन है वो रुक जाता है। इसके बाद सूर्य अपनी जो दिशा है वो क्या कर लेता है, उलट लेता है, और इसका जो स्थानांतरण है, संचलन है, वो किस तरफ होने लगता है, उत्तर की ओर। और जब उत्तर की ओर चलेगा तो एक बार फिर विषुवत रेखा के ऊपर आएगा कि नहीं, हाँ या ना? पिछली बार मतलब शरद विषुव में विषुवत रेखा पे था लेकिन किधर जा रहा था, लेकिन मार्च में जब ये विषुवत रेखा पे लंबवत होगा तो ये किधर जा रहा है,
उत्तर की ओर जा रहा है, और इसीलिए उसे बोलते हैं बसंत विषुव। इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वसंत। इसे बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, इसे क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और ये होता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को घटित होता है। बिल्कुल वही जो ये मैंने नीला वाला डायग्राम बनाया ना, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम होगा। अंतर बस केवल कितना है, इस समय ऑटम में दक्षिण की तरफ जा रहा था और स्प्रिंग में उत्तर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान भी सूर्य की स्थिति क्या होती है? विषुवत रेखा पे लंबवत, लेकिन उत्तर की ओर जा रहा। इसका मतलब है कि वसंत विषुव उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिन की शुरुआत है और दक्षिणी ध्रुव पे दिन का अंत है। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। समानता दोनों में क्या है? दोनों इक्विनॉक्स समानता क्या है? चाहे वो ऑटम विषुव हो या वसंत विषुव हो, दोनों ही समय हर अक्षांश पे दिन और रात बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 4 ऋतुएं हो गई। नामकरण के हिसाब से अगर जाओगे तो आपको यह मौसम उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। कहां मिलेगा? जैसे बोला स्प्रिंग इक्विनॉक्स में, जैसे मैंने बोला वसंत विषुव, तो वसंत विषुव मतलब मार्च, तो मार्च में वसंत कहां होगा? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? ऑटम। क्या होगा? बिल्कुल उल्टा होगा दक्षिणी गोलार्ध में, नाम का बिल्कुल उल्टा। समझ गए? क्योंकि ये नामकरण किसने किया है? यूरोप वालों ने किया। उस टाइम जब नामकरण हो रहे थे चीजों के, चीजें निर्धारित की जा रही थी, तो सबसे पावरफुल कौन था? आज भी वही नियम है, जो बहुत पावरफुल उसके बगल से हाईवे निकल जाता है। हाँ या ना? तो तब भी वही नियम था। ठीक है, तो ये ऋतुएं होती हैं। अब बात आई कि हमें ये पृथ्वी से क्यों ऐसा लगता है कि सूर्य उत्तर दक्षिण, सूर्य वास्तव में उत्तर दक्षिण में नहीं जाता है, हमें यहां से क्यों लगता है कि सूर्य उत्तर से दक्षिण जा रहा है? ध्यान से देखना, अगर कोई पृथ्वी से देखे, पृथ्वी पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ, इंसान खड़ा हुआ और देख रहा है सूर्य को साल भर, तो उसे क्या दिखेगा? मान लो ये पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव, और ये मान लो विषुवत रेखा है, तो उसे ये दिखेगा सूर्य ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, ऐसा किसको दिखेगा? पृथ्वी वाले को। हम लोगों को ऐसे दिखता है। लेकिन जो पृथ्वी से बाहर से सूर्य को देख रहा है, उसे क्या दिख रहा है? कि सूर्य तो रुका हुआ है, पृथ्वी इस तरीके से कर रही है। अब देखो, जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा, तो सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ेगा? कर्क रेखा पे। हाँ या ना? इसका मतलब कौन सा संक्रांति होगा? ग्रीष्म संक्रांति। और 6 महीने बाद क्या होता है? कौन सा ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है? कौन सा ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है? और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ होगा, तो सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ेगा, और विषुवत रेखा के दक्षिण में लंबवत पड़ेगा, मकर रेखा पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं? शीत अयनांत। समझ में आया? तो हमें पृथ्वी से ऐसा लगता है कि सूर्य चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सूर्य का आभासी संचरण। क्या बोलते हैं? वास्तविक संचरण नहीं है, ये कैसा है? आभासी संचरण। ठीक है, और सूर्य का आभासी संचरण क्यों होता है? देखना, मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी की धुरी है, कैसी है? लंबवत है, झुकी हुई है। अब देखना, ये सूर्य है, पृथ्वी ऐसे चक्कर काटती है। समझ गए क्या? चक्कर परिक्रमण कर रही। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये सूर्य है, तो जब यहां पहुंची तो कौन सा ध्रुव पृथ्वी की तरफ है? सूर्य की तरफ है। और जब यहां पहुंची तो कौन सा ध्रुव है? समझ गए? तो ये इस तरह, अगर कहीं, ध्यान सुनना, ये किताबों में नहीं दिया है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर कहीं धुरी झुकी होती, परिसंचरण भी हो रहा होता, लेकिन अगर कहीं उसकी धुरी में अगर शंकु टाइप का मोशन होता, डमरू जैसा मोशन होता, ऐसा होता कहीं, तो ऋतुएं होती? नहीं होती। देखो यहां है तो भी दक्षिण में पड़ रहा,
और यहां है तो भी, मतलब पृथ्वी की जो धुरी है उसमें परिक्रमण के समय समानांतरता रहती है। क्या रहती है? क्या रहती है? और ये समानांतरता जो ध्रुव में धुरी में है, ये बहुत जरूरी है ऋतुओं के घटित होने के लिए। तो ऋतुएं तीन चीजें चाहिए ऋतुओं के घटित होने के लिए। पहला, झुकी हुई धुरी, दूसरा परिसंचरण, और तीसरा, ये जो झुकी हुई धुरी है उसमें परिसंचरण के समय क्या होनी चाहिए? समानांतरता। इन तीनों चीजों के कारण हमें ऐसा लगता है कि सन क्या कर रहा है? आभासी परिसंचरण कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कभी कर्क रेखा पे लंबवत, कभी इसके बाहर सवाल नहीं आएगा। ठीक है।